Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 4th of March 2022, Friday. Motivation of the day is invest in your dreams, grind now, shine later. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं, जहां पर जो पहला न्यूज़ आर्टिकल है वो यूको एसबीआई और आरबीआई की मीटिंग से रिलेटेड है ऑन द इशू ऑफ पेमेंट टू रशियन फर्म्स। और इसी न्यूज़ सेक्शन में हम आरबीआई के रेट हाइक को लेकर के भी डिस्कशन करेंगे, जो एनालिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। एंड सेम सेक्शन वी विल ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द इंडियाज benefit from Russia's MSCI and FTSE deletion. सेकेंड न्यूज़ जो है वो सेंसेक्स में प्राइवेट इक्विटी मल्टीपल्स को लेकर के है। एंड थर्ड न्यूज़ इज ऑल अबाउट ईवी पॉलिसी इन इंडिया. Apart from discussing all these major news, we will also discuss some other small news clips that are related to Amazon future deal, Make in India program or scheme of government of India, crude oil prices and LIC CFO. तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल, जहां पर हमने पेज नंबर 4 और 10 के 2-3 आर्टिकल्स को कवर किया है। पहला आर्टिकल क्या है? यूको एसबीआई मीट आरबीआई टुडे ऑन पेमेंट्स टू रशियन फर्म्स। लास्ट 2-3 दिन से हम लोग कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द डिलीशन ऑफ रशिया फ्रॉम डिफरेंट पेमेंट मैकेनिज्म, ग्लोबल इंडाइसेस, pressurizing the Russian firms to clear all their dues as soon as possible. इसी लाइन में जो रशियन फर्म्स हैं वो इंडियन बैंक्स को भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि जो भी उनके पेमेंट्स हैं वो उनको इमीडिएटली या जल्द से जल्द उनके पेमेंट्स क्लियर कर दिए जाएं, क्योंकि स्विफ्ट से डिलीशन के बाद से बहुत सारे पेमेंट सिस्टम से रिमूवल के बाद से इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर रशिया एंड और रशियन कंपनीज टू गेट देयर पेमेंट इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम। और उसी इश्यू को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू मीट सम ऑफ द स्टेट लैंडर्स। कौन कौन से स्टेट लैंडर्स से मिलने जा रही है आरबीआई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक, क्योंकि ये दो प्राइमरी ऐसे स्टेट रन बैंक्स हैं जिनका रशिया में एक्सपोजर है। सो इन ऑर्डर टू डिस्कस द पेमेंट मैकेनिज्म टू रशियन कंपनीज, आरबीआई इज लाइकली टू मीट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक। क्योंकि रिसेंटली जितने भी इंडियन बैंक्स जिनका रशिया में एक्सपोजर है, दे ऑल हैव स्टॉप्ड प्रोसेसिंग पेमेंट्स टू रशियन फर्म्स आफ्टर द सैंक्शन बाय यूएस एंड अदर वेस्टर्न अलाइज। और उसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अनाउंस किया था कि दे आर गोइंग फॉर बाईलेटरल अरेंजमेंट ऑफ इंडियन रुपी एंड डबल पेमेंट सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम इट, आरबीआई ऑल्सो सीक्स द एक्सपोजर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम इनटू रशिया एंड यूक्रेन। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर के आज मीटिंग होगी। और इसी मीटिंग के बाद जो रुपी रबल ट्रेड अरेंजमेंट है, बाईलेटरल ट्रेड अरेंजमेंट है, उसको रीएक्टिवेट करने के मुद्दे पर भी डिसीजन होगा। ऑल्दो बैकडोर से तो यही इन्फॉर्मेशन है कि मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट विल रीएक्टिवेट दिस रुपी रबल बाईलेटरल ट्रेड अरेंजमेंट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक और न्यूज़ दी हुई है, दैट इज वॉर ऑयल प्राइसेस मे फोर्स आरबीआई टू रीथिंक रेट हाइक साइकिल, एनालिस्ट। सो रशिया यूक्रेन की वजह से, या हम ये कह सकते हैं रशिया यूक्रेन जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारी इकोनॉमीज अफेक्ट हो रही है, उनकी मार्केट अफेक्ट हो रही है, एंड इंडिया इज नो लॉन्गर एक्सेप्शन। सो क्रूड ऑयल प्राइसेस, commodity prices, global supply chain disruption, and likely interest rate hike by US Federal Reserve, all these factors are actually pressurizing the RBI to rethink that if there is a requirement to go for rate hike in इंडियन इकोनॉमी एज वेल। तो एनालिस्ट का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जिनको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता, एंड दीज फैक्टर्स, चाहे वो यूएस फेडरल रिजर्व के पॉलिसी रेट हाइक को लेकर के हो, चाहे रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो, चाहे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, क्रूड ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस, इन सारे रीजंस की वजह से आरबीआई इज अंडर प्रेशर टू रीथिंक इट्स पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन शेड्यूल। और इन सारे फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज क्रूड ऑयल प्राइसेस। जिस तरह से ब्रन क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये इंक्रीज प्राइस जो है, दिस इज पुटिंग अ ग्रेटर थ्रेट टू आरबीआईज डोविश इंस्टांस। तो आरबीआई जो भी डोविश इंस्टांस लेकर चल रहा है, इसको
आगे कैरी ऑन करने में आरबीआई को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, जिससे कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। जिस तरह से अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो मार्केट में इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली आएगी, चाहे कितनी भी तरीके से डोमेस्टिक फैक्टर्स को मैनेज किया जाए। और आरबीआई का डोविश अप्रोच मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि आरबीआई के पास अभी बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है कि वो अपनी डोविश पॉलिसी को कंटिन्यू कर सके, डोविश पॉलिसी इंस्टांस को कंटिन्यू कर सके। इट मीन्स बहुत जल्द ही आरबीआई को पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन पर जाना पड़ेगा। Policy normalization means RBI now need to think about the rate hike as per the number of experts, economists. क्योंकि जो भी पॉलिसी इंस्टांस है, पॉलिसी रेट है, वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन पर बेस्ड है कि 70 से $80 पर बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस रहेगा। बट जो कि अब वो 100 का मार्क क्रॉस कर चुका है, 120 तक पहुंच चुका है ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो इसके बाद से एक्सपर्ट्स का कहना है कि नाउ आरबीआई नो लॉन्गर हैव अ वेरी मच मार्जिन अवेलेबल फॉर डोविश मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी और बजट आया था वो उसमें इस पर्टिकुलर रशिया यूक्रेन फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया था या उसके इम्पैक्ट को एनालाइज नहीं किया गया था। नाउ इट्स अ टाइम फॉर आरबीआई टू गो फॉर पॉलिसी रेट हाइक और पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन। और इसी पर्टिकुलर सेक्शन में हमने पेज नंबर 10 से एक और न्यूज़ कवर करी है जो कि इंडिया के बेनिफिट को रिलेटेड। हमने पिछले 2-3 एनालिसिस में डिस्कस भी किया था कि अगर रशिया को MSCI और FTSE से रिमूव किया जाता है, डिलीट किया जाता है, तो उससे जो भी इन्वेस्टर एग्जिट करेंगे दे कैन मूव देयर फंड इनटू इमर्जिंग इकोनॉमीज, और जिसमें इंडिया इज वन ऑफ द प्राइम इकोनॉमी। सो न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। नो इमीडिएट बेनिफिट फॉर इंडिया फ्रॉम रशियाज MSCI एंड FTSE deletion। तो ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI और FTSE दोनों ने ही रशिया को अपने इंडाइसेस से रिमूव कर दिया। आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके MSCI और FTSE का फुल फॉर्म बताइएगा। तो दोनों ही जो ग्लोबल मार्केट इंडेक्स प्रोवाइडर हैं, इन्होंने रशिया को रिमूव कर दिया है। और इसी के साथ से अगर हम बात करें जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो मूडीज़ हो चाहे वो फिच हो, दोनों ने ही रशिया की क्रेडिट रेटिंग को जंक कैटेगरी में डाल दिया है। देयर इज वन न्यूज़ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन बिजनेस स्टैंडर्ड, सो आई एम कवरिंग दिस न्यूज़ हेयर ऑल्सो। और इन सारे मूव्स के बाद कई सारे जो एक्सपर्ट्स थे वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये जो इसके बाद से जो इन्वेस्टर एग्जिट करेंगे रशिया से, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो FPIs हैं, एग्जिट करेंगे रशिया से, दे विल रीडायरेक्ट देयर फंड, दे विल रीडायरेक्ट देयर कैपिटल from Russia to other countries including the emerging economies like India. But लेकिन as per the current situation, the market will not see any inflow. Why? Because fund manager will not be able to sell their Russian assets immediately because of the curb on it imposed on capital movement. Experts का ये कहना है और जो market participants हैं उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा benefit इंडिया या other emerging economies को नहीं मिलने वाला. They will see greater incremental flow from possessive funds tracking indices such as MSCI EM2। हालांकि कुछ इंडाइसेस से उनको थोड़ा सा या कुछ तरह के फंड जैसे पैसिव फंड्स जो हैं, जो बेसिकली MSCI EM इस तरह की इंडाइसेस ट्रैक करती हैं, उन पैसिव फंड से थोड़ा बहुत फ्लो इमर्जिंग इकोनॉमीज या इंडिया में देखने को मिल सकता है। बट लेकिन जो मोस्ट ऑफ द फंड्स हैं उनको वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इमीडिएटली सेल नहीं कर सकते, एंड दैट इज वाई देयर विल बी नो ग्रेटर बेनिफिट टू एनी इमर्जिंग इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडिया। तो जो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इस पर्टिकुलर रिमूवल के बाद, रशिया के रिमूवल के बाद इंडियन हमें मार्केट में ज़्यादा इनफ्लो देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है एज पर द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। हालांकि कुछ पैसिव फंड्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंटल फ्लो देखने को मिल सकता है। एज IIFL expect India's weighing in MSCI EM index to increase by 30 to 35 basis point on account of Russia's removal, whereas some other expert anticipate the increase of about 15 to 20 BPS. BPS stands for basis points. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 10। सेंसेक्स PE multiples hits 21 months low.
The sell-off in Indian market in recent week has sparkled a sharp decline in the equity valuation on Dalal Street. तो बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस देयर इज अ सेल ऑफ इन इंडियन मार्केट, हमने डिस्कस भी किया, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 2% टू 3% का डेक्लाइन रजिस्टर किया इंडिया में बेंचमार्क इंडाइसेस ने, जिसकी वजह से इक्विटी वैल्यूएशन जो है वो शार्पली डेक्लाइन हुआ है। एंड द ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल of the benchmark BSE Sensex hit a 20 months low of 24.2 times on Thursday as the indices witnessed another bout of selling. So it declined approximately 366 point, or in terms of percentage approximately 0.66% on थर्सडे। तो सेंसेक्स और निफ्टी में सेल ऑफ की वजह से इक्विटी वैल्यूएशन जो है वो डाउनफॉल हो रहा है, इक्विटी वैल्यूएशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, और जिसका सीधा इम्पैक्ट में प्राइस टू अर्निंग पीई रेशियोज पर, पीई मल्टीपल्स पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि सेंसेक्स ने अप्रॉक्सीमेटली 0.66% का फॉल केवल थर्सडे को यानी कल देखने को मिला, जिसकी वजह से सेंसेक्स हिट्स अ 21 month low of 24.2 times on Thursday. And in comparison, the index was trading at a PE multiples of 34.4x at the end of March and 31.7x when it hits all-time high in the month of last अक्टूबर। तो मार्च में यही जो पीई मल्टीपल था वो 34.4x था, अक्टूबर में इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 31.7x पर ट्रेड हो रहा था। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ रीसेंट सेल ऑफ इन इंडियन स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट। और अगर डेटा कंपाइल करें तो दिस इज वन ऑफ द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन द वैल्यूएशन। अभी तक के हिस्ट्री में हम ये कह सकते हैं कि रीसेंट ईयर्स में अगर हम देखें इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस में, तो ये अभी तक का शार्पेस्ट डिक्लाइन है। अर्लियर द इंडेक्स पी had nearly halved in the COVID-19 sell-off from pre-pandemic high of 29x in the month of December 2019. और पीई में, पीई मल्टीपल्स में इतने फॉल के बाद भी एक्सपर्ट्स ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि देयर विल बी द फर्दर डाउन साइड। इसके बाद अभी आगे और पीई मल्टीपल्स जो हैं वो फॉल करेंगे, क्योंकि सेल ऑफ आगे भी देखने को मिलेगा और जो इक्विटी वैल्यूएशन है वो फर्दर डिक्लाइन करेगा, क्योंकि सेल ऑफ अभी इस रीज़न अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से सेल ऑफ अभी आगे कंटिन्यू रहेगा। हालांकि अगर हम एक्सपर्ट्स की बात देखें तो हर एक्सपर्ट का, या हम बोल सकते हैं जो भी इकोनॉमिस्ट है, उनका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि वन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ जीएम फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सेड देयर हैज़ बीन अ regime change. Definitely there will be the regime change in the global economy after Russia Ukraine conflict. जब ये रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट ओवर होगा, देयर विल बी द regime change। जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस तरह से मॉडिफाई होता है, बाईपोलर रहता है या मल्टीपोलर रहता है, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। एंड द करंट वैल्यूएशन स्टिल डज नॉट fully reflect the downside risk to Indian economic growth and corporate earning। तो ये कहना है एक्सपर्ट है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अभी एक्चुअल इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा इंडाइसेस में, क्योंकि इस पर्टिकुलर रशिया यूक्रेन क्राइसिस का इम्पैक्ट और ज़्यादा होगा इंडिया और ऐसी ही अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज में। बट currently it is not fully reflecting the downside risk and the real impact on India's economic growth and corporate earning। और इसी वजह से एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अभी ये आगे और ज़्यादा डाउन होगा, पीई मल्टीपल अभी और ज़्यादा फॉल करेगा, सेल ऑफ और ज़्यादा देखने को मिलेगा, इक्विटी वैल्यूएशन और ज़्यादा डिक्लाइन करेगा बिकॉज ऑफ द हाइक और स्पाइक इन एनर्जी एंड कमोडिटी prices due to Russia-Ukraine crisis। And this is the index valuation in graph. This blue line indicates the Sensex PE and red line indicates the Sensex PB. And this is the current scenario. We can see this current scenario, and it is in declining stage and it will further decrease as per the expert। अब देख लेते हैं article number 3 that is given on page number 7। This is actually not an article, this is an editorial or opinion about the India's electric vehicle policy। देख लेते हैं आर्टिकल क्या कहता है, the disconnect in EV policy।
तो रिसेंटली जो बजट प्रेजेंट हुआ है उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कोट किया था. दोज हु हैव गॉन थ्रू द डिटेल्ड ऑफ बजट डॉक्यूमेंट दे मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस. क्या स्टेटमेंट था देख लेते हैं. जो स्टेटमेंट था दैट वाज रिलेटेड टू इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेन ऑफ स्पेस इन अर्बन एरियाज में जो स्पेस है दैट इज वन ऑफ द वेरी बिग कंस्ट्रेन फॉर व्हाट, फॉर सेटिंग द पब्लिक चार्जिंग स्टेशन. अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के रोल आउट की बात करें, जिसको लेकर के इंडिया काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट इंडिया ने सेट किए हैं, उसमें चार्जिंग स्टेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पिलर कि कैसे बैटरी को रिचार्ज किया जाएगा. तो उसी को लेकर के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अर्बन एरियाज़ में स्पेस का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेन आ रहा है, जिससे कि जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस हैं वो एक प्रॉपर स्केल पर सेटअप नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए स्पेस नहीं मिल रहा, पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए स्पेस नहीं अवेलेबल है, मोर स्पेसिफिकली इन अर्बन एरियाज. और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है दैट इज एक्चुअली implementing a battery swapping policy because of the constraint of space in urban areas. Government is now implementing battery swapping policy that will encourage the private sector to develop sustainable innovative business model फॉर बैटरी और एनर्जी एज अ सर्विस. तो अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको ये बात बताऊँ तो सीधे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला कि हमें जगह नहीं मिल रही है शहरों में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन सेट करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पॉलिसी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो वो पिकअप नहीं कर ले रहा. लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो नहीं प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ चार्जिंग स्टेशन. और चार्जिंग स्टेशन इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि स्पेस अवेलेबल नहीं है. तो गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लाने जा रही है दैट इज बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी. इसके तहत जिनके पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स बैटरी को स्वैप कर सकते हैं. फिल बैटरी से उनकी बैटरी खत्म हो गई, वो पर्टिकुलर शॉप पर जाकर के अपनी बैटरी स्वैप कर सकते हैं. तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जा रहा है कि वो एक सस्टेनेबल और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल डेवलप करें फॉर बैटरी और एनर्जी एज अ सर्विस. एंड दैट पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल विल improve the efficiency of electric vehicle ecosystem in India. It will promote the adoption of electric vehicle, and definitely it will help the India to achieve its international commitment in case of emissions. Emissions here mean कार्बन एमिशन. और उसी पर्टिकुलर इशू को लेकर के, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लेकर के ही ये आर्टिकल लिखा गया. और इसमें ओवरऑल ये बोला गया, अगर नटशेल में मैं आपको बताऊं तो ये बोला गया है कि पॉलिसी तो अच्छी है बैटरी स्वैपिंग, बट देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट दिस पर्टिकुलर मॉडल में फेस, क्योंकि इंडिया में जो कंज्यूमर साइकोलॉजी है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर इकोनॉमीज. और ऑथर ने ये भी कहा है कि स्पेस के अलावा, स्पेस में बी वन ऑफ द बिग कंस्ट्रेंट, लेकिन ये स्पेस कंस्ट्रेंट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी में के रोल आउट के समय भी ये स्पेस कंस्ट्रेंट आएगा. उसके लिए भी यू नीड स्पेस इन अर्बन एरियाज, तब भी ये स्पेस की प्रॉब्लम आएगी. ऑथर ने बेसिकली पॉइंट किया है कि गवर्नमेंट जिस तरह से स्पेस को कंस्ट्रेंट बता रही है, स्पेस कंस्ट्रेंट ना होकर के बहुत सारे पॉलिसी इश्यूज हैं जिसको अगर गवर्नमेंट टैकल करे तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं. हालांकि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं एक्सपर्ट्स के. कुछ एक्सपर्ट ने इस पर्टिकुलर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को वेलकम किया है, कुछ का ये कहना है कि नहीं, इंडिया में कंज्यूमर साइकोलॉजी, कस्टमर साइकोलॉजी इज लिटिल बिट डिफरेंट. कस्टमर जो हैं वो अपनी बैटरी, फॉर देम देयर व्हीकल्स आर एक्चुअली देयर इमोशनल एसेट्स. बहुत जल्दी वो अपने बैटरी को लेकर के इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे व्हीकल की बैटरी का, और एक्सचेंज विल बी वेरी डिफिकल्ट. Experts का कहना है कि there is no doubt that India needs a policy in place of exchange or lease battery, but constraint of space for charging infrastructure is no reason for New Delhi to push the battery swapping. Nor it should swap be used as a mechanism to expand the market for local makers. ठीक है, local makers के लिए आप market expand कर रहे हैं, but space का reason is not the accurate reason as per the expert. क्योंकि बैटरी फिलिंग के कंपैरिजन में अगर आप बैटरी स्वैपिंग या लीज कर रहे हैं तो दैट विल ओनली फिल सर्टेन गैप्स इन ईवी इकोसिस्टम. बहुत सारे अदर गैप्स हैं दैट नीड्स टू बी फोकस.
और अगर स्पेस की आप बात करें तो स्पेस उतना बड़ा चैलेंज है, बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी में भी स्पेस इज वन ऑफ द बिग चैलेंज। और इसी एडिटोरियल में कई सारे कंट्रीज, मोर स्पेसिफिकली चाइना से कंपेयर किया गया इंडिया को कि कैसे चाइना ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया, कैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। चाइना हैज़ ईयर मार्क्ड approximately $1.4 billion for their charging infrastructure and with a plan to add enough station for 20 million vehicles by 2025। तो इंडिया को भी इस तरीके से एम्बिशियस टारगेट सेट करने चाहिए। कई सारे रीजंस जो बताए ऑथर ने, वो बताया कि टैक्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। टैक्स स्ट्रक्चर इज नॉट कन्वीनियंट, इज नॉट अपीलिंग इन केस ऑफ सेटिंग बैटरी स्टेशन। दूसरा रीजन फाइनेंसिंग का, कि अगर बैटरी रिमूव करके किसी व्हीकल को फाइनेंसिंग, अगर फाइनेंसिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो अभी डीजल या पेट्रोल व्हीकल के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉस्टली आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इंडिविजुअल कस्टमर विल गो फॉर फाइनेंस। लेकिन अगर फाइनेंस की बात करें तो इंडिया में जो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं वो बैटरी रिमूव करने के बाद से दे आर एक्चुअली नॉट रेडी टू फाइनेंस द व्हीकल, या बहुत चैलेंजेस आएंगे ऐसे व्हीकल को फाइनेंस कराने में जो जिसमें बैटरी को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर आप बैटरी रिप्लेसेबल बता रहे हैं तो बैटरी इंक्लूड नहीं कर रहे, तो दैट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग फॉर फाइनेंस कंपनीज टू finance that particular vehicle. Apart from it, Indians are very possessive about their vehicles. The psychology does not allow the consumer to accept the battery swapping as per one of the expert. इसके अलावा बैटरी क्वालिटी को भी लेकर के, कंज्यूमर्स आर एक्चुअली स्वैपिंग वन बैटरी विद अनदर, तो उन्हें जो दूसरी बैटरी मिल रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो एक्सपायरी डेट की है, वो नई है, पुरानी है, इस पर भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो ऑथर का कहना है कि ऐसा नहीं कि बैटरी स्वैपिंग इज वन ऑफ द कन्वीनियंट मोड फॉर फिलिंग दिस गैप इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम। इंस्टेड ऑफ दैट, government should work on taxation, financing, and other issues related to public charging system. And this is the gap that India is facing in comparison to China and their target. Electronic vehicle India 0.31 in terms of million, जो कि 2020 में 0.12 था। And this is the number for China, and this is US. And if we see China and US numbers, India stand nowhere. And instead of focusing on other challenges, government is rolling the battery swapping policy that is not actually going to fill this gap. क्योंकि recently government ने PLI scheme भी announce करी है ऑटोमोबाइल सेक्टर में as well as in battery। तो PLI scheme को utilize करने के लिए government may use this battery swapping policy, but this battery swapping threatened to pluck the low-hanging EV fruits like E2W fleets and autos by making charging station a tougher business to enter। तो ये कहना है ऑथर का। ओवरऑल ऑथर का कहना है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द reason of space, government should work on PLI, government should work on taxation, financing of इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। और अगर स्वेपिंग पॉलिसी लाती है गवर्नमेंट, अगर बैटरी स्वेपिंग पॉलिसी लाती है, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसे सेगमेंट जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को ईजिली प्रमोट किया जा सकता है, जहां पर इंडिया ईजिली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंटर कर सकता है, प्रमोट कर सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, वो लो हैंगिंग फ्रूट भी इंडिया प्लक नहीं कर पाएगा। एंड एंटरिंग इनटू द चार्जिंग स्टेशन बिजनेस विल मेक tougher for the businessman. So India must be cautious while offering multiple e-fueling options in a nascent market to avoid the fragmentation and already small pie। तो अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं कर पा रहा। अगर यूएस चाइना की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं ले पा रहा बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ चार्जिंग स्टेशंस। लेकिन अगर इस तरह से इकोसिस्टम, ईवी इकोसिस्टम में इस तरह से चैलेंजेस लाए जाएंगे तो दैट विल मेक द इंडिया EV पॉलिसी मोर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ओवरऑल यही बात करी गई है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। क्रूड ऑयल ईजेस ऑन ईरान डील प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर नियरिंग $120। तो थोड़ा सा ईज देखने को मिला है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। किस वजह से? ऑन स्पेकुलेशन हाई स्टेक टॉक्स टू रिवाइव द न्यूक्लियर डील विद ईरान
मे सून कंक्लूड। रिसेंटली स्पेकुलेशन है, कहीं से ये ट्वीट में किसी एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट ने ट्वीट कर दिया था, जिसकी वजह से ये स्पेकुलेशन उठ रहा है कि ईरान जो है वो बहुत जल्द ही न्यूक्लियर डील साइन करने वाला है। तो जो ईरान न्यूक्लियर डील है that may soon conclude, and because of this speculation oil pulled back in London earlier after nearing 120 a barrel as per the Business Standard. So benchmark Brent crude swing in range of almost $10 on Thursday, at first pushed higher as buyer continued to sun Russian crude, then dragged lower as the tweet by journalist on Iran deal that Iran may be close to signing an agreement. So US and European officials have also said that deals close, but that there is a still sticking points. तो थोड़ा सा ईज देखने को मिला। लेट्स सी कि ये न्यूक्लियर डील फाइनली जब इस पे ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाएगी देन क्या इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पर पड़ता है। रिसेंटली जो भी इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने रशियन क्रूड ऑयल को थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सैंक्शन दैट यूएस एंड वेस्टर्न अलाइज पुट ऑन रशिया, और पेमेंट सिस्टम को भी लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो जो इम्पोर्टर कंट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल बेसिकली इम्पोर्ट करते हैं वो अभी रशिया के ऑयल को अवॉइड कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई ब्रेंट क्रूड ऑयल और अदर क्रूड ऑयल जो है उनमें उनके प्राइस में हमें ये इंक्रीज देखने को मिला था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Amazon future agree to talk and legal battle. So finally US e-commerce giant Amazon propose a dialogue with Future Group to end their legal battle, जो कि फ्यूचर और RIL की डील को लेकर के बहुत टाइम से चला था। रिसेंटली फ्यूचर के जितने भी रिटेल पॉइंट्स थे बिग बाज़ार उसको RIL ने एक्वायर कर दिया था बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट ऑन ड्यूज पेमेंट, और NCLT ने भी फ्यूचर को अलाउ कर दिया था कि फ्यूचर कैन होल्ड अ GM और शेयर होल्डर्स मीटिंग ऑन RIL एंड फ्यूचर डील। और उसके बाद से अमेजोन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन रह नहीं गया था, क्योंकि अमेजोन को समझ में आ गया था कि वो चाहे लीगल बैटल कितने भी टाइम तक कंटिन्यू रखे, बट एक्चुअल में जो इशू था, जो एग्जीक्यूशन था ग्राउंड लेवल पे, वो तो हो चुका। RIL हैज़ स्टार्टेड एक्वायरिंग द असेट्स ऑफ फ्यूचर। तो भले ही कागज़ पे या लीगल डॉक्यूमेंट्स पे ये बैटल चलता रहे, बट एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो डील थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी थी। तो इसी के बाद से अमेजोन ने ऑफर किया है फ्यूचर ग्रुप को कि डायलॉग के थ्रू अपना लीगल बैटल एंड किया जा सकता है, एंड टू विच द फ्यूचर ग्रुप और द किशोर बियानी लेड रिटेलर्स हैज़ agreed. So the parties are in dispute on Reliance Industry acquiring Future Group companies. तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक का टाइम दिया है टू एक्सप्लोर अ सेटलमेंट। तो अब दोनों ही साइड तैयार है। लेट्स सी कि इसको लेकर के कैसे डिस्कशन नेगोशिएशन होता है और कैसे ये डिस्प्यूट एंड होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मेक इन इंडिया मोर क्रूशल फ्रॉम प्रिज्म ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के बीच में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि मेक इन इंडिया इज द नीड फॉर आवर एंड कॉल्ड अपॉन द इंडियन कंपनीज टू मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स दैट कैन बी मैन्युफैक्चर इन द कंट्री। तो बेसिकली डिफेंस गुड्स को लेकर के भी हम इशारा है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनका ये कहना है कि जिस तरह से ग्लोबल टर्बुलेंस बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए कि हम सेल्फ रिलायंस हैं बहुत सारे इश्यूज़ पर, बहुत सारे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के केस में, स्पेशली डिफेंस के एरिया में हम सेल्फ रिलायंस हो। मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की जो स्कीम है दैट इज़ फिलिंग दिस गैप। तो बहुत सारी कंपनीज को कॉल करी है, हमें कह सकते हैं कि इंडस्ट्री सेगमेंट को कॉल किया है दैट दे शुड ट्राई टू reduce the import of goods that can be manufactured in India. They should try to set up the manufacturing facility. They should try to produce the good within the territory of India, जिससे कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज पर, फॉरेन सोर्सेस पर, स्पेशली फॉर सेक्टर लाइक सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो रिड्यूस हो सके। तो देखना है कैसे इस पर इंडस्ट्री रिएक्ट करती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सुनील अग्रवाल अपॉइंटेड CFO ऑफ LIC अहेड ऑफ लिस्टिंग। सो सुनील अग्रवाल को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोजीशन दे दी गई है जस्ट बिफोर द पब्लिक लिस्टिंग ऑफ IPO, पब्लिक लिस्टिंग ऑफ LIC, जिसके लिए जो एप्लीकेशंस थे वो सितंबर लास्ट ईयर में इनवाइट किए गए थे। इसके अलावा 10.8 मिलियन एलिजिबल पॉलिसी होल्डर्स हैं जो कि LIC कोटे के तहत IPO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इतने ही अमाउंट ने अपना पैन जो है वो अपनी पॉलिसी से लिंक कर दिया है, डीमैट अकाउंट से लिंक कर दिया है।
सो लेट्स सी कब LIC का IPO आता है. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.